नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक खबर लगातार बिहार से निकल रही है कि तेजस्वी यादव कटघरे में खड़े हो गए हैं। एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और बार बार घोटाला याद दिलाया जा रहा है, चारे का भी, वहीं जमीन के बदले नौकरी का भी और भी तमाम चीजों का पता लगाया जा रहा। पूरा परिवार कटघरे में खड़ा हो गया है कि वाकई क्या जो घोटाले की बातें कही जा रही हैं उनमें सच्चाई है, क्या वाकई पूरा परिवार लिप्त है, या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है, उनके कार्यकर्ता, उनके नुमाइंदे ये लगातार कह रहे हैं कि हमारे नेता ने कुछ नहीं किया है, उनको तो 2024 की कड़ी से जोड़ करके कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो भैया रंग जम चुका है 2024 का, यानी कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां सर पर है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। क्योंकि चर्चा इस बार विपक्ष की पहले हुई है। हर बार ये देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव में सबसे पहले उतर जाती है, पर यहाँ उल्टा हुआ है। विपक्ष पहले ही बड़ी तैयारी में है, वहीं भाजपा भी घेरते हुए सदन में नजर आ रही है। तीखी नोकझोंक जारी है। अब क्या होगा कुछ नहीं पता, पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इसके बाद अगला नंबर किसका, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया भी, वहीं तेजस्वी यादव भी, अब कौन होने वाला है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मोहित शर्मा। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, 2024 का ये जो रंग चढ़ा हुआ है, होली के बाद लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ गया है, कैसे उसको देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या बड़ा होने वाला है? आपने दो चीजें देखी होंगी। पहली, निर्मागल के साथ में अमित शाह जी की फोटो जी, और उसमें तमाम नेताओं के फोटो लगे हुए जो भाजपा के अंदर आए हैं, विपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर तमाम चीजों के आरोप लगे हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का किसी के ऊपर आरोप लगा हुआ था, किसी के ऊपर जो है शारदा नारदा घोटाले का आरोप लगा था। आपने एक नाम सुना होगा, शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। शारदा नारदा घोटाले का उनके ऊपर आरोप था। भारतीय जनता पार्टी में आए, सारे आरोप उनके ऊपर से साफ। एक आपने नाम सुना होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अब सीएम बने बैठे हुए हैं। उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, बीजेपी में आए तो सीएम बन के बैठ गए। ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा येदुरप्पा का, ठीक है ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर, सुन लीजिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट का उनके ऊपर आरोप था। ठीक है। बीजेपी में आए तो मोदी जी के द्वारा उनको आशीर्वाद मिला। तो जो विपक्ष, नहीं, इस बात से मैं दर्शाना ये चाह रहा हूँ कि भैया अगर आप विपक्ष के अंदर है, तो अगर आप विपक्ष के अंदर है तो आपके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी सबकी रेड होगी। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष के साथ में आ जाते हैं और मोदी जी को अपना आका मान के उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ना तो आपके घर पे सीबीआई आएगी, ना ईडी आएगी, ना रेड आएगी। उन दिनों एक मेम्स भी बनना था, जब सीबीआई ईडी की रेड पड़ रही थी, एक मेम्स बनना था कि भैया आपके घर पे जो है वो सीबीआई और ईडी की रेड पड़ने वाली है। तो वो बंदा बोलता है, अरे भाई साहब मैंने तो भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो कहते हैं सॉरी रॉन्ग नंबर। तो ये वही बात है, अगर आपको सीबीआई ईडी से बचना है, सीरियस ले लिया क्या? नहीं, वो मेम सीरियस ही है। वो मेम सीरियस ही है। एक बात आप मुझे बताइए, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे फिर वो येदुरप्पा हो, चाहे फिर वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल राय हो, आज इनके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड क्यों नहीं हो रही है? क्यों विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है? क्योंकि इसलिए हो रही है, और आपने नाम लिया विशेषकर तेजस्वी यादव का, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट के आ गए, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं करा। इसी बात से भाजपा परेशान है कि भैया एक आदमी जो बुढ़ापे की हालत में जेल काट कर आ गया, लेकिन हमारे सामने नहीं झुका। अगर वो उनके सामने झुक जाते तो भैया आप ये समझ लीजिए सीबीआई तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तेजस्वी यादव का सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2024 के जंग में वो आगे भी दिख रहे हैं, लीड करते हुए भी दिख रहे हैं, एक यूथ होने के नाते। और सबसे बड़ा खेल तो उन्होंने ये किया है कि भाजपा की बनी बनाई सरकार को गिरा दिया है। वो अल्पमत में आ गई और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए, और अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को साथ आना चाहिए और एक बड़ी भूमिका के साथ उनको बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, समय न गवाते हुए। पर इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है कि जैसे ही उनके घर पर छापा पड़ा है तो उनके तेवर कम नहीं हुए, तेवर और बढ़ गए कि वो कह रहे हैं कि भैया पहले शेर की तरह दहाड़ेंगे कि हमारे घर पर ये मिला वो मिला, और फिर मियाओ बिल्ली की तरह हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ क्यों दहाड़ रहे थे तेजस्वी यादव, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। डरेगा तो वो जिसने गलत काम किया है, डरेंगे तो नरेंद्र मोदी जी। अब मोदी जी ये कहते हैं कि भैया लोग मेरे लिए कहते हैं कि विपक्ष वाले कहते हैं कि मर जा मोदी ना,
ना 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 मोदी जी, बिल्कुल इस बात को तो आप अपने दिमाग से उतार दीजिए। आपको मरने नहीं देंगे, आपको और आपके नेताओं को तो जेल की सजा कटवाएंगी इस देश की जनता, क्योंकि आप देश की जनता के साथ में आपने खिलवाड़ किया। जिन संपत्तियों को आपने अपनी समझकर बेच दिया उनका हिसाब लिया जाएगा, और आप कहते हैं मर जा मोदी। नहीं, आपको मरने नहीं दिया जाएगा। बयान बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि मेरी कब्र खोदने में लोग लगे हुए हैं। अरे भैया, आपकी कब्र, इसके बाद मोदी जी इस तरीके से तो उभरे हैं कि भैया वो फिर से 2024 का चेहरा है और फिर से उभर के आएंगे। और मोदी भाई मोदी, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, आप विपक्ष के सुन लीजिए, आप विपक्ष के जिस नेता को ज्यादा बेहतर समझते हो, नरेंद्र मोदी जी समझते हो कि वो विपक्ष का नेता सबसे कमजोर है, आप उसके साथ बहस कर लीजिए। जो देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, देश के, अरे तो आप किसी के भी साथ, सत्ता में है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको कैम्ब्रिज में बुलाया जाता है उद्घाटन कैम्ब्रिज के लिए, ठीक है, और जो इस देश के अंदर जिन की डिग्री का पता नहीं है उनको शौचालय के उद्घाटन में बुलाया जाता है। आपको पता ही है, जो नहीं होगा कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संबल में एक पत्रकार को नेताजी से सवाल करना इतना भारी पड़ जाता है कि अगले दिन नेताजी गुस्से में आकर उस पत्रकार को जेल के अंदर बंद करा देते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? देश के अंदर खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई जा रही है, तो क्या ये लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल हिंदू राष्ट्र की उठाई जा रही है। 2 दिन पहले हिंदू राष्ट्र ट्रेंड किया, फिर मुस्लिम राष्ट्र ट्रेंड किया। तो एक बात आप मुझे नहीं, तो लेकिन आप ये देखिए ना, तो डेमोक्रेसी में आप एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक समान है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट सबको एक समान है, इक्वल है। तो एक बात आप मुझे बताइए, एक के ऊपर कार्रवाई होती है और एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की धज्जियां ही तोड़ रही है, संविधान की धज्जियां ही तोड़ रही है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई चेहरा ऐसा विपक्ष का जो आप अपने पास से भी एक सजेस्ट कर सकते हो लोगों को जो देख रहे हैं, कि कौन सा वो चेहरा होगा जो मोदी जी के सामने जाकर के खड़ा हो और कहे, अरे भाई साहब मोदी जी के आगे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी के आगे तो एक 12वीं पास बच्चा भी खड़ा हो जाए ना, तो वो भी मोदी जी से अच्छा चेहरा है। वो इसलिए क्योंकि वो कम से कम उसने 12th कर तो रखी है। भाई साहब मोदी जी अपनी डिग्री आज तक दिखाते नहीं है, ठीक है, मोदी जी का पता नहीं है, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर के देश को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, और आज मोदी जी बात कर रहे हैं कि देश का नाम खराब हो रहा है। आपने देश का नाम कहाँ कहाँ खराब किया, आप भूल गए? जब आप चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर बोलते हैं, वहाँ पर भाषण देते हैं, तब आप देश के लिए क्या बोलते हैं? क्या पूरे देश को नहीं पता? देखिए, हम लोग भी पढ़े हुए हैं और उन सभी चीजों को जानते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। पर जब आप कहते हैं कि भाई ये 12वीं पास है या नहीं, या डिग्री लिया हुआ है या नहीं, पता नहीं क्या किया है, तो जब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सामाजिक ज्ञान कितना जरूरी है, क्योंकि ये उनमें भरपूर दिखता है कि सामाजिक ज्ञान है तभी वो उस कुर्सी पर बैठे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल मैं आपसे समर्थन दर्ज करता हूँ। उनके पास कितना सामाजिक और कितना समाज का ज्ञान है ये तो साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये समाज वाले कहते होंगे? नहीं, ये भी बताया देश के गृह मंत्री इतने पढ़े लिखे हैं कि वो ये बताते हैं कि 12वीं करने के बाद जो वापस से 10th में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। कह दीजिए यहाँ भी जबान फिसल गई। मैडम ये व्यक्तित्व सिर्फ उन्हीं लोगों के होते हैं जो कभी स्कूल के अंदर नहीं गए, स्कूल के पीछे पड़े हों, ये उन्हीं के व्यक्तित्व हो सकते हैं और किसी के नहीं हो सकते। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो पूरे देश को पता है, ठीक है ना। ये हर जगह रोने का ड्रामा कर देते हैं, लेकिन एक काबिलियत मोदी जी के पास है और वो है झूठ बोलने की। एक बात आप मुझे बताइए, किसी देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, क्या उस देश की जनता उस पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, क्यों? मोदी जी झूठ नहीं बोलते, आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ कितने झूठ बोलते हैं वो। अच्छा, मैं ये कहूँ कि अच्छे कामों की भी थोड़ा लिस्ट खोलिए, इतना हाँ मैं बताता हूँ ना कितने अच्छे काम, मैं बिल्कुल अच्छे काम आपको बताता तो हूँ। आप एक बात मुझे बताइए, कितने अच्छे काम मोदी जी ने करे हैं। मोदी जी ने ऐसे ऐसे पुल बनाए जो मोरबी पुल हादसे में ढहकर चले जाते हैं, ये कितना अच्छा काम है ना। मोदी जी कहते थे मैं फकीर हूँ, रातों रात जांच बैठा दी। मैं जांच में आज तक पता नहीं चला क्या हुआ, पता चला जांच आज तक कितनी कमेटियां बनी, कितनी जांच कमेटियां बनी, आज तक आपको पता ना कि जांच में होता क्या है। चलिए ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताइए, जांच कमेटी अभी पहलवानों के लिए बनाई गई थी, क्या हुआ उस जांच कमेटी का? जी पता चला आपको? मैडम जांच कमेटी सिर्फ इसलिए बनती है ताकि मुद्दे को दबा दिया जाए, उस पर पर्दा ढक दिया जाए, ठीक है। इस देश के अंदर सुनिए विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा, लोग जानने के लिए आतुर तो जरूर होंगे। मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला? अरे मोदी जी के सामने आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, कोई मोदी जी को इतने टैलेंटेड नेता थोड़ी है। ना मोदी जी को बोलने की समझ, ना मोदी जी को बात करने की समझ। हाँ, लेकिन मोदी जी के सामने एक व्यक्ति है जो मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सकता है, और वो है शेख चिल्ली। अच्छा, या तो आप शेख चिल्ली को खड़ा कर दीजिए मोदी जी के सामने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल
या तो शेख चिल्ली को कर दीजिए, या फिर नहीं, बिल्कुल गलत कंपैरिजन नहीं होगा। या फिर एक वो आती थी किताब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल को खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी भी तो वही काम करते हैं जो मुंगेरी लाल करता था, लोगों को हसीन सपने दिखाने का। तो भैया जो विपक्ष के अंदर अगर किसी को लाना चाहे तो आप शेख चिल्ली को अपनी पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं, और शेख चिल्ली ही मोदी जी को टक्कर दे सकता है। इतना ज्यादा आप राय दे रहे हैं जो सत्ता में बैठी पार्टी, हालांकि उनको राय देने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद सत्ता में बैठे। नहीं, वो इसलिए मैंने ऐसा कहा क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि मोदी जी यही कह रहे थे कि 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। आज तक वो पता नहीं चला मोदी जी कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 100 स्मार्ट सिटी आज तक नहीं पता देश के कौन से कोने में बनाई है। 2 करोड़ रोजगार पता नहीं, शायद चांद पे दे रखा हूँ 2 करोड़ रोजगार, तो मुझे पता नहीं, मैं तो जमीन पे ही रहता हूँ, चांद का मुझे पता नहीं। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। बुलेट ट्रेन का आज तक नहीं पता देश के कौन से राज्य में चलती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कोने कोने से झूठ बोलने का काम करते हैं, सुबह शाम झूठ पे झूठ बोलने का ये काम। भाजपा की भूमिका तय कर दी कि क्या है आपके हिसाब से जी। बट मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि विपक्ष को आप कैसे एकजुट देखना चाहते हैं, क्या सजेशन है उनके लिए? भी तो कोई सजेशन होगा या नहीं है? विपक्ष के लिए सजेशन क्या है? विपक्ष अपनी विचारधारा पे फिक्स है, सिर्फ विपक्ष को एक होने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने लोगों की रीढ़ की हड्डी पकड़ रखी है, यानी उनका रिलीजियन, उनका धर्म पकड़ रखा है। इन्होंने राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। आप टेलीविजन खोलकर देखेंगी तो कोई बहस शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई पर नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर है। तो जो बहस का जो मुद्दा जो छेड़ रखा है वो हिंदू मुसलमान का रिलीजन का छेड़ रखा है, और रिलीजन का मुद्दा जब तक रहेगा तब तक मोदी सरकार को हटाना बहुत मुश्किल। देखिए, मैं जो मेरा क्वेश्चन था कि भाई विपक्ष कैसे एक होगा, ममता बनर्जी साथ आना नहीं चाहती, केजरीवाल कांग्रेस। देखिए आप, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, केजरीवाल को मैं क्या बोलता हूँ आपसे, आप या तो ये कर लीजिए, क्योंकि एकजुट कैसे होगा, एक तराजू में तो आना पड़ेगा। जब तक विपक्ष एक नहीं है तो कैसे हो पाएगा, और विपक्ष एक नहीं होगा तो भाजपा तो कहेगी ना भाई कि खुद में ही एकता नहीं है तो हमसे क्या लड़ पाएंगे। वही मोदी जी ये भी कहते हैं कि सभी एक तरफ है और मैं अकेला काफी हूँ, एक अकेला सब पर भारी। भाई आप अकेले कहाँ से? मैं क्या बोलता हूँ, आप अकेले कहाँ से? आपके साथ तो पूरी गोदी मीडिया की टीम आपके साथ चलती है, आप अकेले कहाँ से हैं? आपने तो आपकी पार्टी का बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर, वो आपकी पार्टी में रहा है, ठीक है ना। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। आप अकेले कहाँ से? सारे झूठ, गुंडे, बदमाशों को आज आपने अपनी पार्टी ज्वाइन करा दी है, जिनों के ऊपर रेड होनी चाहिए थी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की, वो आज आपकी पार्टी में। आप अकेले कहाँ से? गुंडे, बदमाश सारे भाजपा के अंदर हैं, भाजपा अकेली कहाँ से? एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था डिबेट प्रोग्राम के बीच में, कांग्रेस से भी पूछा, भाजपा से भी पूछा और अन्य पार्टियों से भी पूछा कि भाई तमाम पार्टियां कहती रहती है हम साफ सुथरे, हम साफ सुथरे, जो बच जाता है सीबीआई की जांच से वो कह देता है कि अच्छी है, और जो नहीं बचता है वो कहता है कि बुरी है। सत्ता का खेल है भैया। तो ये उस बच्चे के क्वेश्चन को भी कैसे देखते हैं कि दोनों को कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में है, तमाम पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं, तो पार्टी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ ना, एक बात आप मुझे बताइए, मैं तो जब मानूं जब बीजेपी के 2-4 नेता वो भी बंद हो, हाँ वो भी बंद हो, तो मैं मानूं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। अभी तो कहीं कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है। दूसरी बात ये कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईडी, आईबी, ये सब आज नहीं आई हैं, बहुत पहले की हैं। देश के अंदर जब देश को आजादी मिली, संविधान बना, उसके बाद से ये सब संस्थाएं बनाई गई। लेकिन आप ये देखिए, इससे पहले इन सब चीजों का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, इस्तेमाल नहीं, इनका दुरुपयोग इतना नहीं होता था जितना दुरुपयोग आज भाजपा कर रही है। हाँ। तो आपको लगता है ये जायज है? दूसरी बात ये, हर चीज का क्रेडिट तो मोदी जी उठा लेते हैं। हाँ। कहीं कोई खिलाड़ी जीत गया, खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन खिलाड़ी कहीं कोई मेडल जीत ले तो भैया मोदी जी अपनी वाहवाही ले लेते हैं। मैं तो अभी कह रहा हूँ, वो जो फिल्म जो ऑस्कर के लिए गई है, वो जो नाटो नाटो करके जो है, कहीं मुझे लगता है मोदी जी कहीं उसका क्रेडिट ना ले लें। और हाँ भैया, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, एक चीज आपको मैं और बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया जो है अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहती है तो एक काम करे, सबसे तेज गेंदबाज जो है उसको कुछ दिन की छुट्टी दिला लें, और सबसे तेज गेंदबाज है नरेंद्र मोदी जी, उनसे तेज तो कोई फेंकता ही नहीं है, तो उनको रखना चाहिए। शोएब अख्तर को भी फेल कर देंगे। उसी फील्ड से होगा कि इस बार इस फील्ड में कौन आगे रहने वाला है, कौन खिलाड़ी बाजी मारने वाला है, और कौन सबके चेहरे पर चमक लाने वाला है, विपक्ष या पक्ष जो बैठा है। देखिए, मोदी जी आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी अगर आएंगे तो इतना है कि जनता का बुरा हाल कर देंगे। अरे आप ये सोचिए, जिनों के घर में खाने को रोटी नहीं है, घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, वो सड़कों पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी। अरे भैया उनसे पूछो काम क्या हुआ है? नहीं पता नहीं है जी भैया, 500 रुपए मिलने इसलिए मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। इस बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी कह रहे हैं, आप देखते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये कह रहे हैं
देखिए हमें 2024 500 का रुपए खेल। मिलने, हमें तो 500 से मतलब है, चाहे मोदी आए चाहे कोई भी आए। हाँ। उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, पीछे से कच्चे फटे पड़े हैं उनके, सड़कों पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं मोदी हाँ। मोदी। अरे भैया मोदी ने ऐसा क्या कर दिया ये तो बता दीजिए। हाँ। मोदी जी ने देश को ही तो बेका है, हाँ। देश को बेका ही तो है। मोदी जी ने करा क्या, कुछ अंतिम बनाया तो है सवाल, नहीं। 24 का चेयर किसके नाम? 24 का चेयर इस देश की जनता के हाथ में है और जनता जिसको बनाना चाहेगी प्रधानमंत्री बना सकती है। फैसला देश की जनता का, तो उसको आपका छोड़ कोई देना चाहिए। डिसीजन कुछ जनता के लिए किस तरीके से चूज करे, जनता किन मुद्दों के जनता, साथ चूज मैं करे? आपको जी। एक चीज बताता हूँ, जनता जो है जाति चुनकर ना चुने, क्योंकि हम किसी शादी के लिए लड़का नहीं चुनने जा रहे हैं। हाँ। जनता ये देखे कि कौन इस देश की तरक्की कर सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पॉलिटिशियन का दूसरा नाम है करप्शन। करप्शन बिल्कुल होता है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। कोई थोड़ा करप्शन करता है तो कोई ज्यादा करप्शन करता है, ठीक है ना। आज करप्शन जो है वो सीमित हो चुका है और इकोनॉमिक्स कहती है कि जिस देश के अंदर करप्शन होता है वो देश डेवलप करता है। लेकिन करप्शन जब डेवलप करता है देश, जब करप्शन सबके बीच में हो। लेकिन आज करप्शन कुछ ही लोगों के बीच में आके अटक गया है, जैसे अंबानी अडानी के बीच में, भाजपा सरकार के नेताओं के बीच में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बड़े चोर को चुनने से बेहतर है कि आप छोटे चोर को चुने और देश की प्रगति, उन्नति और जो शिक्षा की बात करें। करके बोला है कि छोटा चोर और बड़ा चोर वो तो आप ही बता सकते हैं कि कौन है। बाकी ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सारी भूमिका देखी जा रही है कि वादे तो करते हैं, विपक्ष ने भी क्या वादे करके ऐसे छोड़ दिया? तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए वादे आप एक चीज कर दीजिए, जिस दिन इस देश के अंदर जनता रिकॉल की सुविधा लेके आ गई उस दिन झूठे वादे ही नहीं होंगे। या तो जनता पहुंच जाए कि भैया नेताजी जिस दिन आए, भैया इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर नेताजी आते हैं तो लोग खड़े, अरे नेताजी आए हैं, माला लाओ भाई, माला लाओ, इनको माला पहनाओ नेताजी को। भैया हम जैसा आदमी नेताजी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछता है कि जब आए थे पिछली साल तो कहते गली बना कर जाएंगे, चलिए भैया वो कह रहे हैं बना कि कर जाएंगे, तो क्यों मोहित नहीं शर्मा बनी? जैसा बनना चाहिए कि जवाब ले सके। तो जंग भाई मजबूत नेताजी लग से रही है इस बिल्कुल बार। 2024 की मजबूत। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आपके घर पे जो भी वोट मांगने हैं उससे ये पूछो कि जो पिछली साल वादा करके गया वो काम पूरा किया है तूने, और नहीं करे तो खोल के जूते की माला मारो, नहीं गले में पिनाओ सीधा, ताकि इनको पता चले कि इनका स्वागत किस तरीके से होता है, ताकि नेता को पता चले कि तुम इस देश की जनता के नौकरों आका बनने की कोशिश ना करो। बहुत धन्यवाद। क्या